हर साल सीसैट में लगभग 27 से 30 क्वेश्चंस इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स की इंग्लिश स्ट्रांग होती है और उनको इस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। और देखिए, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ इंग्लिश के बारे में नहीं है, लेकिन उसमें जो लॉजिक्स लगाए जाते हैं, भले ही आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उन लॉजिक्स के आगे कई बार हम हार जाते हैं। आने वाले सीसैट एग्जामिनेशन में हमें यह प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा, कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज होगी और हमारे को जो सीसैट में लगभग 67 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, उन्हें हम इजीली क्रॉस कर पाएंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले, जो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है वो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने यूट्यूब पे पूरा कवर कर रखा है, जहां पे 7 से 8 घंटे के लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग भी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए मैं आपको 5 से 6 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, और आप खुद देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी जो है इंग्लिश में वो इंप्रूव हो रही है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया। जनरली जब भी हमारे सामने पैराग्राफ आता है तो एस्पिरेंट एक गलती करता है कि उसे जल्दी मची रहती है कि मैं क्वेश्चन पहले रीड कर लूं, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में ढूंढ लूंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 99% एस्पिरेंट्स का माइंडसेट रहता है। बट आप ये भूल जाते हैं कि ये स्कूल के पैराग्राफ्स नहीं है, ये यूपीएससी के पैराग्राफ्स हैं। मतलब मैं ये मानता हूं कि ये जो टेक्निक थी कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर पैराग्राफ में जाके ढूंढेंगे उसका आंसर कहां पे, ये स्कूल लेवल तक एकदम परफेक्टली काम करती थी। लेकिन अगर हम यूपीएससी लेवल की बात करते हैं तो वहां पे मेरे तजुर्बे में ये टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि यूपीएससी यहां पे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी पैराग्राफ में से ऐसा नहीं दे रहा कि जो क्वेश्चन दिया है वो एज इट इज आपको ऊपर पैराग्राफ में मिल जाएगा। नहीं, क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं कि बताइए ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ उसका मेजर आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, उस आइडिया का, उस जो पैराग्राफ है, जो ऑथर है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसी चीजें आपको कभी भी पैराग्राफ में डायरेक्टली नहीं मिलेंगी, आपको खुद पढ़ के समझनी होंगी। हमेशा याद रखिए, जब भी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, स्लोली स्लोली। क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको एक बायस आ जाएगा, आपके दिमाग में एक बायसनेस आ जाएगी कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। लेकिन मेरे तजुर्बे में अगर हम इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जितना ज्यादा अनबायस्ड होके, जितना ज्यादा फेयर तरीके से पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहली ड्यूटी हमारी यह है कि हमें कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना है और फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। जब भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका फोकस होना चाहिए कि इस पैराग्राफ का आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑथर किस तरीके से एक मुद्दे के ऊपर अपना व्यू आगे रख रहे हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आप वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो एडिटर हैं वो एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में क्या ओपिनियन देना चाह रहे हैं, वो उसके फेवर में बात कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको पैराग्राफ दिया होता है, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना है और क्या बात हो रही है सबसे पहले वो समझने की कोशिश करनी है। 2024 में ये एक पैराग्राफ पूछा गया। समझते हैं कि जो हमने टेक्निक सीखी है कि हमें क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, पहले पैराग्राफ समझना है और उसका जो सेंट्रल थीम है हमें सबसे पहले वो पकड़ना है। इस बात का क्या मतलब है? नॉट एवरी वॉइस, और देखिए आपको लगेगा कि मैं स्लो पढ़ रहा हूं पैराग्राफ, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको तरीका सिखाना चाहता हूं
कि जब आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो आपको कैसे एक लाइन पढ़नी है और कैसे अपने दिमाग में इंटरप्रेट करना है। अगर आप सिर्फ प्लेन रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पे थोड़ा पेशेंटली बैठेंगे, पेन कॉपी सब बंद कर दो, मोबाइल साइड में रख दो, पीछे होकर आराम से बैठो और सिर्फ मेरे साथ समझो, देखो कि मैं एक एक लाइन कैसे पढ़ रहा हूं, मेरा दिमाग कैसे चल रहा है और आपकी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्यूरेसी कैसे बढ़वा सकता हूं मैं। आराम से बैठेंगे और देखेंगे। नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। मतलब कि हर किसी के चैनल पे सेम व्यूज नहीं आ रहे, खत्म बात। मेरे को इससे ज्यादा इस लाइन में पीएचडी नहीं करनी। कह रहा है कि हर किसी की आवाज की अलग वैल्यू है, हर किसी के चैनल प्रोफाइल पे अलग व्यूज हैं, यहां पे ये बात हुई, खत्म। मतलब कि मुझे ये समझ आ गया यहां से कि सोशल मीडिया की बात हो रही है और ऐसी बात हो रही है कि अलग अलग चैनल्स के अलग अलग व्यूज हैं। When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice। कह रहा बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिन चैनल पे ज्यादा व्यूज आते हैं उनको खरीद लेते हैं और अपनी बात उन चैनल्स के थ्रू बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मुझे यहां से क्या समझ आया अभी तक, मेरा दिमाग एग्जाम हॉल में कैसे चलना चाहिए कि सोशल मीडिया की बात हो रही है और ऐसी कुछ बात हो रही है कि जिसके चैनल पे ज्यादा व्यूज आते हैं उसे पैसा मिलता है और उसके थ्रू प्रमोशन करवाया जाता है किसी चीज का। इफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन द डिजिटल स्फीयर इज अ मैटर ऑफ आउटशाइनिंग वंस ओपोनेंट टिल द इलेक्शन इज वन, देन क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर। कह रहा है कि सेम काम पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं कि जिन चैनल पे ज्यादा व्यूज है उनको खरीद लेते हैं और अपनी आइडियोलॉजी वहां से स्प्रेड करवाते हैं जब तक कि उनका जो दुश्मन है, उनका जो ओपोनेंट है वो हार ना जाए। सारी लाइंस को कनेक्ट करूं तो अभी तक मुझे समझ आ रहा है कि यहां पे सोशल मीडिया की बात हो ही नहीं रही है। अगर आप पैराग्राफ का थीम समझो तो यहां पे सोशल मीडिया की बात ही नहीं हो रही। यहां पे बात हो रही है सोशल मीडिया चैनल्स को खरीदने की, यहां पे बात हो रही है वॉइस खरीदने की, यहां पे बात हो रही है उन चैनल्स को खरीदने की, उनकी आवाज खरीदने की जिनके व्यूज, लाइक्स, शेयर्स ज्यादा हैं। यहां पे ऐसी कुछ बात हो रही है। द फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रमोशन ऑफ कंटेंट दैट जनरेट्स मोर यूजर एंगेजमेंट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट में बी। कह रहा है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया अकाउंट्स का सिर्फ एक पर्पस है, एंगेजमेंट लाना, लाइक्स, क्लिक्स, शेयर्स और व्यूज लाना, भले ही कंटेंट कितना भी भड़काऊ क्यों ना हो। अच्छा, तो यहां पे दो बातें की गई। एक कि जो लोग कंटेंट बना रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आए, और पीछे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और बिजनेस हैं वो ये चाहते हैं कि इन आवाजों को खरीद लिया जाए जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स और उनकी आइडियोलॉजी उन चैनल्स के थ्रू सर्कुलेट की जाए। यहां पे वो ऐसी कोई बात कर रहा है। सेंट्रल आइडिया मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि यहां पे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रमोशन करवाने की और एंगेजमेंट लाके प्रोडक्ट्स बेचने की बात की जा रही है। ठीक है, इसी पैराग्राफ से जुड़ा क्वेश्चन था। अब आप देखना कि हमें क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। कि जो अभी हमने सोशल मीडिया के बारे में पैसेज पढ़ा, जो अभी सोशल मीडिया के बारे में हमने पैराग्राफ पढ़ा, उसका बेस्ट आइडिया क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि सोशल मीडिया जो बनाया गया है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। लेकिन पैराग्राफ में तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही। पैराग्राफ में सिंपल ये बात हो रही है कि लोग एंगेजमेंट के लिए कंटेंट डालते हैं, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी हो या कैसा भी हो, और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी आवाजें खरीद के अपनी आइडियोलॉजी आगे भेजती हैं। तो पैराग्राफ तो कुछ और बात कर रहा है। पैराग्राफ में ये कहीं बात नहीं हुई कि सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो सीधा सीधा ये दिया हुआ है कि एंगेजमेंट लाओ और अपनी आवाज बेचो। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। हाँ, ये कह सकते हैं एंगेजमेंट लाओ, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और बिजनेसेस से ठेका लो, पैसा कमाओ, उनकी वॉइस को आगे प्रमोट कर दो। हो सकता है,
दिस माइट बी द आंसर। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज। पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सोशल मीडिया का काम डेमोक्रेसी प्रमोट करना है। वो सिंपल ये बोल रहा है कि सोशल मीडिया का काम है एंगेजमेंट लाके आवाज को बेचना, आइडियोलॉजी को बेचना। तो ऑप्शन सी कहीं से कहीं तक पैराग्राफ नहीं बताता कि हमारा फोकस जो है वो डेमोक्रेसी प्रमोट करना है। कहीं नहीं लिखा पूरे पैराग्राफ में। इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी, कि अगर आपको वेल इन्फॉर्म्ड बनना है तो सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। अगेन पूरे पैराग्राफ में कहीं ये बात नहीं हो रही है कि सोशल मीडिया का काम इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग है। सिंपल बात हो रही है कि सोशल मीडिया का काम है व्यूज जनरेट करना, जिससे कि बड़ी कंपनी और पॉलिटिकल पार्टीज एडवर्टीजमेंट करवा सकें अपना और पैसा दे सकें। मतलब कि यहां पे ए, सी और डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप देखिए कि अगर आप लाइन बाय लाइन पैराग्राफ पढ़ के मीनिंग समझोगे तो आपको इजीली ऑप्शन एलिमिनेशन में आसानी रहेगी। यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे होते हो तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो डेली लाइफ है, उसको भूल के पैराग्राफ पढ़ना। एस्पिरेंट क्या करता है कि जब वो पैराग्राफ पढ़ता है, उसने पैराग्राफ समझ लिया, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो उसमें अपनी पर्सनल लाइफ को डालने की कोशिश करता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ये बात ध्यान रखना कि आपकी जो पर्सनल नॉलेज है वो आपके लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं कि अगर मैं यही वाला क्वेश्चन कंसिडर करूं, आप में से बहुत लोगों ने ट्विटर पे, टेलीग्राम पे पीआईबी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रखा होगा। वहां पे अलग अलग न्यूज आती रहती है, आप उसे पढ़ते रहते हो। तो आपकी पर्सनल लाइफ क्या हो गई कि यार मुझे तो सोशल मीडिया से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये तो बिल्कुल सही है कि मैं तो ट्विटर पे पीआईबी पेज फॉलो करता हूं, ट्विटर पे प्रधानमंत्री का पेज फॉलो करता हूं, ट्विटर पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पेज फॉलो करता हूं, तो वहां से तो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मतलब कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर आप अपना पर्सनल बायस पैराग्राफ में ले आए तो आप डी टिक करके आओगे कि मैं ट्विटर यूज करता हूं पीआईबी पढ़ने के लिए, मैं टेलीग्राम यूज करता हूं इंडियन एक्सप्रेस का पेज पढ़ने के लिए, मैं गूगल न्यूज यूज करता हूं हिंदू का पेज फॉलो करने के लिए, मैं पर्टिकुलर मैगजीन के लिए ट्विटर देखता हूं। फिर आप ऑप्शन डी टिक करके आओगे अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ बीच में ले आए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो एक ब्लैंक व्यक्ति की तरह पढ़ोगे कि आपको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पैराग्राफ में जो लिखा है वही सच है, पैराग्राफ में जो लिखा है वही आपकी दुनिया है। आपने अपना पर्सनल बायस नहीं लेके आना। आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो वो नहीं पूछा गया है। ऑथर जो राइटर है वो सोशल मीडिया के बारे में क्या बोल रहा है वो पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए, नंबर वन, पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अब आप देखिए अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते तो आप क्या करते, आप इन लाइंस को पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करते, आप इन लाइंस को एज इट इज पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करते, आपसे सॉल्व नहीं होता, आप फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी टिक कर देते और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती। पैराग्राफ में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, पैराग्राफ में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो हमने दो बातें सीख ली यहां पे अभी तक। नंबर वन, क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ना है, पैराग्राफ पहले पढ़ना है। नंबर टू, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता, ऑथर ने क्या बोला है वो मैटर करता है। हमारी पर्सनल नॉलेज हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमें उसे एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ के जाना है और जो पैराग्राफ में दिया हुआ है हमें सिर्फ वही सच मानना है। हम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप अपनी पर्सनल नॉलेज यूज करते तो आप कहते हैं कि आंसर डी है कि मैं तो इंफॉर्मेशन के लिए यूज करता हूं सोशल मीडिया को, बट ऑथर ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीसैट एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप सीसैट का बेसिक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कंप्लीट सीसैट बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप कवर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थर्ड पॉइंट, टोन ऑफ द पैसेज। आपने पैराग्राफ रीड करते हुए आइडिया समझ लिया कि ऑथर जो है वो किस बारे में बात कर रहे हैं, ऑथर जो है क्या बोलना चाह रहे हैं, आपने समझ लिया।
लेकिन साथ में आपको एक बात और समझनी है, और वो है कि अगर एक पर्टिकुलर आइडिया है, अगर एक पर्टिकुलर बात है, तो ऑथर उस बात के फेवर में बोल रहे हैं या अगेंस्ट में बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ऑप्शंस में मिक्स्ड ऑप्शंस होंगे, कि कुछ ऑप्शंस कहेंगे कि ऑथर जो है वो फेवर में बोल रहे हैं, और कुछ ऑप्शंस होंगे जो कहेंगे कि ऑथर जो एक पर्टिकुलर आइडिया के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो आपको पैराग्राफ पढ़ते हुए अपना दिमाग इस तरीके से चलाना है कि जिस आइडिया के बारे में, जिस थीम के बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, उस थीम के फेवर में बोल रहे हैं या उस थीम के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। यह बात आपको थोड़ी सी पता लगानी है। मतलब कि आपको चेक करना है कि ऑथर का इंटेंट क्या है, उनकी नियत क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ यहां पे देखते हैं। अगेन आराम से पीछे होके बैठ जाओ, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आपने एग्जाम में क्या करना है, और ये टेक्निक 100% एग्जाम में काम करेगी। आराम से पीछे होके बैठ जाओ और मेरी बात सुनो बस। स्पीड भी बढ़ानी है, तो कैसे एक लाइन का मतलब शॉर्ट में समझना है वो भी मैं यहां पे एक्सप्लेन करता रहूंगा साइड बाय साइड। एज इन्फ्लेशन राइजेस, जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट्स प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प द हाउस होल्ड्स। कुल मिला के बात यह है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोग चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सरकार उन्हें सब्सिडी दे रही है। हायर इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स are supposed to produce modest fiscal austerity because to maintain stable debts while paying more to borrow, government must cut spending or raise taxes। कह रहा है सिंपल सी बात, इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई बढ़ी, सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए उन्हें सब्सिडी देनी शुरू करी। मतलब कि सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है। आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। अब सरकारों का खर्चा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहां पे आपने अगेन बैकवर्ड लिंकेज करिए, जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो आपने यहां पे यूज नहीं करनी है। आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है सही है, पढ़ी होगी, बट पैराग्राफ पढ़ते हुए आपने जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको आप एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ के जाएंगे। जो पैराग्राफ में ऑथर ने बोला है आपको सिर्फ उतनी इकोनॉमिक्स समझनी है। अपना दिमाग नहीं लगाना कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया, कम हो गया तो क्या होगा, आपने वो सब लॉजिक नहीं लगाने। सिर्फ जो पैराग्राफ में बातें लिखी हुई हैं आपने उन पे फोकस करना है। हायर इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस्ड बाय सेंट्रल बैंक्स आर सपोज्ड टू हेल्प प्रोड्यूस मॉडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेट्स व्हाइल पेइंग मोर टू बोरो, गवर्नमेंट मस्ट कट स्पेंडिंग और रेज टैक्सेस। कह रहे हैं कि सरकारें जो हैं लोगों को सब्सिडी देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बाजार से बोरो कर रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा तो सरकारों का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। वो कह रहा है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाते हैं कि फिस्कल ऑस्टेरिटी आए। फिस्कल ऑस्टेरिटी मतलब कि जो सरकार का बजट डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहे, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी सरकारें ज्यादा बोरो कर रही हैं क्योंकि उन्हें हाउस होल्ड को सपोर्ट करना है। ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिसइन्फ्लेशनरी बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। सरकार ज्यादा बोरो कर रही है सब्सिडी देने के लिए, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सरकार और ज्यादा पैसा पे कर रही है ब्याज का क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग की गई है। The risk of monetary unmooring is great when public debt rises because interest rates become more important to budget deficit। कह रहा है कि यहां पे सबसे जरूरी बात देखने वाली यह है कि पब्लिक डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, लेकिन सरकार अपनी बोरोइंग कम नहीं कर रही, जिसकी वजह से सरकार का फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ रहा है। कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है। अगर मैं एक एवरेज एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लैंग्वेज थोड़ी टफ है, बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला
नियत पकड़नी है, इंटेंट। मेरे को पैराग्राफ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है, फिस्कल अनमूरिंग, बजट डेफिसिट, बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज करे हुए हैं, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है, तो समझ तो नहीं आया। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि अगर सेंट्रल बैंक कुछ कदम उठा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अगर सरकार सेंट्रल बैंक का साथ नहीं दे रही तो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करेगी। क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी एंड नॉट डिसइन्फ्लेशनरी बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट कॉस्ट। कि मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लेकिन एक्चुअल में इन्फ्लेशन तब कंट्रोल होगी जब गवर्नमेंट आरबीआई का साथ देगा। अगर गवर्नमेंट अपने आप बोरोइंग करता जा रहा है, सब्सिडी दिए जा रहा है, खर्चे बढ़ाए जा रहा है, तो शायद आरबीआई की पॉलिसी काम ना करे। मेरे को हल्का हल्का ये इंटेंशन यहां पे समझ आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सरकार के सपोर्ट की, फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है। मेरे को नहीं पता कि ये डिटेल्स में क्या दिया हुआ है, मेरे को एज एन एवरेज एस्पिरेंट मेरे को नहीं समझ आ रही है बात, लेकिन मुझे यह जरूर समझ आ रहा है कि बात यह हो रही है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक डायरेक्शन में और फिस्कल पॉलिसी दूसरी डायरेक्शन में है तो काम करना मुश्किल है थोड़ा। मेरे को बस ये समझ आया इंटेंशन। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन, कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें क्या बात सही है, क्या हम क्रक्स निकाल सकते हैं, क्या यहां से लॉजिक निकाल सकते हैं। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। ये तो बात सही लग रही है कि अभी हमने सीखा कि सेंट्रल बैंक को अगर इन्फ्लेशन कम करनी है तो सरकार ने सेंट्रल बैंक को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है, विदाउट द फिस्कल बैकअप, फिस्कल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी लूजेस ट्रैक्शन। हां, बात तो सही है कि जो हमने इंटेंशन सोचा था पैराग्राफ का वो सही होता दिख रहा है कि अगर सरकार मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेगी तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं बनेगा। सेकंड, द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यही हम सोच रहे हैं तब से कि पैराग्राफ में मुश्किल मुश्किल वर्ड्स दिए हुए जो हमें समझ नहीं आ रहे, लेकिन यह समझ आ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए फिस्कल पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी ने उसे सपोर्ट करना जरूरी है, तभी अपना काम बन पाएगा। आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। कि हमें पूरा पैराग्राफ भले ही ना समझ आया हो लेकिन हमें इंटेंशन समझ आ गया, हमें उसकी नीयत समझ आ गई कि वो क्या बोलना चाह रहा है कि फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी सेम पेज पे होने चाहिए। अगर अलग अलग पेज पे हुए तो फिर प्रॉब्लम होगी और फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो आपको यह समझना है कि भले ही आपको पैराग्राफ थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, आपने उसकी नीयत समझनी है। और इसीलिए जरूरी है कि पहले क्वेश्चन ना पढ़ा जाए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे दिमाग में बायस आ जाएगा और पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहोगे। पहले क्वेश्चन मत पढ़ो, अपनी आउटसाइड नॉलेज को बाहर रहने दो, अपनी जो डेली लाइफ की नॉलेज है उसको बाहर रहने दो। दो चीजें कर लो बस, आउटसाइड नॉलेज गेट के बाहर, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। पहले एक ब्लैंक स्लेट की तरह क्वेश्चन पढ़िए और नियत पकड़िए कि ऑथर की नियत क्या है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब जानने की जरूरत नहीं है। स्कूल का पैराग्राफ नहीं है कि एक भी वर्ड मिस हो गया तो पैराग्राफ सॉल्व नहीं होगा। उस चीज से आगे बढ़िए। आपको पूरा पैराग्राफ का एक एक वर्ड याद करना ही नहीं है। एस्पिरेंट फंसता कहां पे है कि सर एक लाइन का मतलब नहीं समझ आया, दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पैराग्राफ का क्रक्स समझ आ गया ना, वही जरूरी है और वही पूछ रहा है। तो ये बात याद रखेंगे। एस्पिरेंट कई बार ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिन्हें मिस कर जाता है कि जब वो पैराग्राफ पढ़ रहा है, जब वो पैराग्राफ रीड कर रहा है, बीच में कुछ ट्रेंड रिवर्सल वर्ड्स आते हैं। होता ना, एकदम से वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए। पैराग्राफ्स में कई बार वो भी होता है, उस चीज का ध्यान रखना।
मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि पैराग्राफ हमेशा एक ही चीज के बारे में बात करेगा। कुछ ऐसे रिवर्सल वर्ड्स होते हैं जहां से ट्रेंड को बदला जा सकता है। कुछ ऐसे रिवर्सल वर्ड्स होते हैं जहां से ट्रेंड को चेंज करा जा सकता है, जैसे कि हाउएवर, ऑन द कॉन्ट्ररी, नेवरदलेस, नॉनदलेस, इवन दो, डिस्पाइट, इन कंट्रास्ट, कन्वर्सली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर पैराग्राफ में आ जाएं तो समझ लेना कि अब ऑपोजिट बात कर रहा है, कि पहले एक बात कर रहा था अब एकदम उसकी ऑपोजिट बात कर रहा है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, हाउ एवर यू आर नॉट डिसिप्लिन। समझो मैंने क्या लाइन बोली, कि आप अच्छे छात्र हो लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है। मतलब बदल गया, इंटेंशन चेंज हो गया, ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। मैंने क्या बोला, यू आर अ गुड स्टूडेंट हाउएवर यू आर नॉट डिसिप्लिन। पहले मैं तारीफ कर रहा था, फिर मैं बुराई करने लगा। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अगर पैराग्राफ में दिख जाए तो समझ लेना कि इंटेंशन बदल चुका है, मतलब बदल चुका है, नियत बदल चुकी है। कि पहले अगर नॉर्थ में बात हो रही थी अब साउथ में बात हो रही है, पहले अगर एक पर्टिकुलर बारे में बात हो रही थी, पहले अगर पॉजिटिव बात हो रही थी तो अब नेगेटिव बात हो रही है, या पहले नेगेटिव बात हो रही थी तो अब पॉजिटिव बात हो रही है। कि लड़ा से मैं कहूं कि यू आर अ बैड स्टूडेंट बट हाउएवर यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो पहले बुराई कर दी कि खराब बच्चे हो, और फिर एकदम से मतलब बदल दिया, हाउएवर यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, फिर मैंने तारीफ कर दी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे पैराग्राफ में ट्विस्ट आ जाता है। इन वर्ड्स के ऊपर स्पेशल फोकस देना है कि अगर इनमें से कोई वर्ड दिख जाए तो समझ लीजिए कि अपना मीनिंग जो है वो बदलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 2024 के सीसैट में एक सवाल पूछा गया था, इससे समझते हैं कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। क्या बोल रहा है, व्हेन अ चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस, मतलब कि जब एक बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होता है, देयर इज एप्ट टू बी अ कंफ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, बच्चे और मां बाप के बीच में एक कंफ्लिक्ट रहने लगता है। सिंस द लेटर कंसिडर हिमसेल्फ टू बी क्वाइट केपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज ओन अफेयर्स while the former are filled with parental solicitude। अब मेरे को तो इस बात का मतलब नहीं पता ये शब्द क्या है, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे अटकने की, क्योंकि यूपीएससी वोकैबुलरी तो पूछ नहीं रहा कि बताइए ऊपर दिए गए पैराग्राफ में शब्द का क्या मतलब है, वो नहीं पूछा गया। तो कुल मिला के बात क्या बनी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक कन्फ्लिक्ट आने लगता है, उन्हें लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकते हैं, माता पिता को ये लगता है कि नहीं अभी जो है हमें इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि उनमें माता पिता वाला प्यार होता है। मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। विच इज ऑफन अ डिस्गाइज फॉर लव ऑफ पावर। कह रहा है कि माता पिता जो हैं उनको ये प्यार लगता है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें कंट्रोल रखना होता है बच्चे के ऊपर। पेरेंट्स कंसिडर दैट द वेरियस मॉरल प्रॉब्लम्स विच अराइज इन एडोलेसेंस आर पिक्यूलरली देयर प्रोविंस। कि बच्चे को अगर कोई मॉरल डिलेमा आ रहा है, कोई मॉरल प्रॉब्लम आ रही है, तो मां बाप को ही वो सॉल्व करनी है। द ऑप्शंस दे एक्सप्रेस हाउएवर, माता पिता को ये लगता है कि बच्चे की लाइफ में अगर कोई भी मॉरल प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें ही सॉल्व करनी है। पर वो क्या कह रहा है, लेकिन जो वो सोल्यूशन देते हैं आर सो डॉगमेटिक दैट द यंग सेल्डम कन्फाइड इन देम। मुझे नहीं पता ये डॉगमेटिक और ये कन्फाइड वगैरह का क्या मतलब है। मुझे यहां से समझ आ रहा है कि माता पिता को लगता है कि वो एकदम सही एडवाइस देते हैं, मॉरल एरियाज जो होते हैं वहां पे बच्चे को उन्हीं से कंसिडर करना चाहिए, लेकिन 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 चिल्ड्रन यूजुअली गो देयर ओन वे इन सीक्रेट। हाउएवर, मतलब कि अभी तक क्या बात हो रही थी, माता पिता सही होते हैं, वो प्यार करते हैं, उनकी टेरिटरी है, मॉरल प्रॉब्लम बच्चे को गाइड करते हैं। हाउएवर बच्चा अपनी मर्जी करता है। तो कुल मिला के क्या समझ आया, बच्चा बड़ा हो रहा है, माता पिता के साथ कंफ्लिक्ट हो रहा है, माता पिता को लगता है कि
इसकी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है, लेकिन बच्चा सीक्रेटली अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है, माता पिता से नहीं बात करता। एकदम से ट्विस्ट आ गया कि अभी तक क्या हो रहा था कि माता पिता सही थे, माता पिता का प्यार था, उनकी प्रोटेक्शन थी, माता पिता मॉरल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हाउएवर लेकिन बच्चा इन सब में नहीं मान रहा। बच्चा कह रहा है मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। हाउएवर एकदम से टोन बदल गई, मीनिंग बदल गया कि पहले माता पिता सही थे, माता पिता जो बोल रहे थे वो सही थे, उनका प्यार था, उनकी पावर थी, उनका जो है एक मॉरल विक्ट्री सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन हाउएवर बच्चा खुद सॉल्व करेगा अपनी प्रॉब्लम। तो एकदम से माता पिता का रोल यहां पे बदल दिया गया। जो पहले ये बात थी कि माता पिता बचा सकते हैं, बता सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, परंतु बच्चा कह रहा है मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। तो ये ऐसे ट्रेंड चेंजिंग वर्ड्स होते हैं, रिवर्सल वर्ड्स होते हैं, जिनके ऊपर आपका स्पेशल फोकस रहना चाहिए। फिर वोकैबुलरी की जैसे मैंने बात करी कि अगर आपको पैराग्राफ पढ़ते हुए कुछ मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो देखने में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और आपको उसका मतलब नहीं पता, छोड़ दो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने यहां पे देखा डॉगमेटिक, जैसा कि हमने यहां पे देखा ये वर्ड, या फिर हमने देखा कि कन्फाइड। अगर हमारी इंग्लिश कमजोर है और हमें इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता, तो हमारे ओवरऑल पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल एक और पैराग्राफ देखते हैं 2024 का, और देखिए टेक्निक क्या, टेक्निक वही है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, अनबायस तरीके से अपनी नॉलेज को बाहर छोड़ देंगे, धीरे धीरे मतलब समझने की कोशिश करेंगे और अपनी टेक्निक फॉलो करेंगे कि अगर कोई रिवर्सल वर्ड दिख रहा है तो वो देख लेना है, या फिर अगर कोई मुश्किल वर्ड दिख रहा है उसे छोड़ के आगे बढ़ना है और पूरे मतलब के ऊपर फोकस करना है, एक वर्ड की वजह से अटकना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, only with long experience and opening his wares on many beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries। अलग अलग जगहों पे एक मर्चेंट जाएगा तो उसे समझ आएगा कि उसके पास क्या है। एंड व्हाट इज पैरोकियल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल। मुझे तो नहीं पता ये पैरोकियल का क्या मतलब है, मैंने तो ये वर्ड ही पहली बार सुना है। मान लीजिए एक एवरेज एस्पिरेंट है, उसकी अंग्रेजी भी कमजोर है, तो सर अब क्या करना है, ये तो पैरोकियल का तो मतलब ही नहीं समझ आ रहा है क्या है। अगर कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा तो पूरा सेंटेंस पढ़िए, अपने आप डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे कि इस लाइन को अगर मैं दोबारा पढ़ूं, वेयर हिज लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन विल द मर्चेंट कम टू नो द वर्थ ऑफ व्हाट ही कैरीज, कि जहां पे उसकी भाषा बोली नहीं जा रही फिर भी मर्चेंट को पता चलेगा कि उसके पास क्या है। एंड व्हाट इज पैरोकियल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल। मुझे यह समझ आ रहा है, लेकिन श्योरली मुझे 100% यह समझ आ रहा है कि इधर से लेके इधर तक कुछ कंट्रास्ट की बात हो रही है, यहां से यहां तक कुछ ऑपोजिट बात हो रही है। कहते हैं ना कि जब तुम बड़े होगे ना तब तुम्हें समझ आएगा सही क्या है और गलत क्या है। जब इस टाइप की टोन यूज होती है तो एक सेंटेंस में ऑपोजिट बातें आ जाती हैं। जब तुम प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि प्रीलिम्स कितना मुश्किल था और मेंस कितना आसान है। माता पिता अक्सर हमें बोलते हैं कि जब तुम बड़े होगे, हमारी उम्र के होगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। मतलब कि जब मर्चेंट अलग अलग जगहों पर जाएगा तब उसे समझ आएगा कि व्हाट इज पैरोकियल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हमें पता है ऐसा कि जो पूरी दुनिया में लागू होता है, और यूजुअली इस टाइप की जो टोन होती है वो ऑपोजिट मीनिंग्स कन्वे करने के लिए यूज होती है। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल, एक ऐसी वैल्यू जो पूरी दुनिया में मानी जा रही है, तो पैरोकियल का मेरे अंदाजे में मतलब होगा कुछ लोकल, कि जो सिर्फ उसी जगह पे चलता है। यस, मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन मैंने पूरा सेंटेंस देखा तो मैंने डॉट्स कनेक्ट कर लिए कि वो ये कह रहा है कि जब एक मर्चेंट अलग अलग जगहों पे जाएगा तो उसे समझ आएगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं तो जो पूरी दुनिया में लागू होती हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो सिर्फ उस जगह पे लोकली लागू होती हैं। और यही इसका मतलब था, अगर आप एक्चुअल में गूगल करेंगे इसका यही मतलब था। आप कह सकते हैं कि सर रेट्रोस्पेक्ट में तो सब कुछ ही आसान लगता है, जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो प्रेशर ज्यादा पता चलता है, लेकिन आपकी बात सही है, बट ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं ना कि अगर एक लाइन में दो बातें हो रही हैं तो यूजुअली वो कंट्रास्टिंग होती हैं।
कि जब अभी आगे पढ़ाई करोगे ना तो समझ आएगा कि मैथ्स कितनी मुश्किल है और लॉजिकल रीजनिंग कितनी आसान है। कि यूजुअली एक लाइन में जब ऐसी बातें की जाती हैं तो ऑपोजिट बातें होती हैं कि ही विल कम टू नो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या पैरोकियल और क्या यूनिवर्सल है, मतलब कि क्या पूरी दुनिया में फैला हुआ है और क्या लोकली फैला हुआ है। कंट्रास्टिंग मीनिंग्स। तो मतलब कहने का कुल मिला के मतलब यह है कि अगर आप किसी शब्द पे फंस रहे हो, अगर आप किसी शब्द पे अटक गए हो, तो यह मत सोचना कि आपका पैराग्राफ गया, बिल्कुल नहीं गया। कोई भी ऐसा एस्पिरेंट नहीं है जिसको सारे पैराग्राफ्स के सारे वर्ड्स के सब मतलब पता हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिनको मीनिंग नहीं पता एक वर्ड का या दो वर्ड्स का, लेकिन वो डॉट्स को कनेक्ट करके एक क्रक्स निकाल सकते हैं कि हाँ, लगभग लगभग अंदाजे से इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है। देन जब भी आप पैराग्राफ पढ़ो तो कभी भी स्कूल वाला माइंडसेट लेके मत जाइए कि जो क्वेश्चन में लैंग्वेज पूछे वही लैंग्वेज मेरे को पैराग्राफ में ढूंढनी है, ऐसा यूपीएससी नहीं करता। तो आपको पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पहले पैराग्राफ पढ़ना है और धीरे धीरे हर एक लाइन का मतलब समझना है। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे को लगता है कि पैराग्राफ आपको सॉल्व करने में मदद करेंगी। मेरे को कमेंट में बताएंगे क्या ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, और पूरी प्लेलिस्ट नीचे मैथ्स और रीजनिंग की दी हुई है, सो ज्वाइन करेंगे। अगर आप सीसैट एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो मेरा फाउंडेशन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं।